पे कि ये लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में हम आए हैं, तो आप क्वालिटी इंचार्ज हैं। हमें ये क्या चीज़ है? ये क्रूड सनफ्लावर है। ये मतलब जब आप हमारे यहाँ टैंकर आता है तो टैंकर से सैंपल निकाला होगा। टैंकर से सैंपल लेते हैं, इसके बाद में हम चेक करते हैं, हमारा अच्छा होता है, इसके बाद हमारा रिफाइंड होता है। तो ये रिफाइनरी से पहले का है? ये रिफाइंड पहले का है। हाँ, और ये हमारे पास सैंपल है जो हम मार्केट में भेजते हैं जोहूर का, जो फाइनल हो चुका है। इसमें हर जितनी भी प्रोसेस होने का है ये सब हो गया है। हाँ, इसके बाद हमने इसे कलेक्ट किया है। ठीक है, अब हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे करते हैं ये, इसके लिए हम फिर रिफाइनरी में चलते। नमस्कार, मैं परितोष कुमार। जैसा कि आपने अभी एक्टिविटी से मालूम पड़ गया होगा कि हम लोग अभी रिफाइंड ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिफाइंड ऑयल पे हमेशा ये एक ब्लेम है कि ये खाने में के लिए सुरक्षित नहीं है, या कोई लोग ये कहते हैं कि यार जितनी रिफाइंड तेल के यूज करने से आपकी आयु कम हो जाती है, आप जल्दी ऊपर जाने की सोच सकते हैं। तो हम इसी टॉपिक पे आज बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफाइंड तेल के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक संदेशों के चक्कर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इंडियन स्टैंडर्ड FSSAI ने तेल और वसा पर वैज्ञानिक पैनल के द्वारा ये कहा गया है कि रिफाइंड तेल खाना पकाने के तेल के रूप में उपयोग करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। यानी FSSAI का साइंटिफिक पैनल ने ये कहा है कि खाना बनाने के लिए ये पूरी तरह सुरक्षित है। आइए सुनते हैं हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि रिफाइंड तेल खाने के लिए सुरक्षित है कि नहीं, तो हम बता दें कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। रिफाइनिंग के दौरान हम इसमें से दुर्गंध को निकालते हैं, स्वाद को बढ़ाते हैं, लेकिन केमिकल को ऐड करने से किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करते, बल्कि जो भी केमिकल हम डालते हैं उसको हम पूरी तरह से रिफाइनिंग होने के बाद निकाल लेते हैं। ये एक प्रोसेस के दरमियान उसको निकाल लिया जाता है, कुछ भी उसमें छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन हम इसको थोड़ी डीपली स्टडी करने के लिए ये जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है और कैसे होता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रिफाइंड तेल कई प्रकार के होते हैं, तो सबके बारे के अलग अलग प्रॉपर्टी है और सब में अलग अलग केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन मूल रूप से अलग अलग कहने का मतलब है कि उस केमिकल में कई वैरायटी है, कई स्टैंडर्ड हैं। तो उनमें से एक ऑयल को हम आज स्टडी करेंगे, और उदाहरण के तौर पे यहाँ पर हमने सनफ्लावर ऑयल का स्टडी किया है। समझने के लिए हमें ये समझना है कि क्रूड सनफ्लावर ऑयल में क्या क्या होता है। तो उसमें 0.5% फ्री फैटी एसिड होती है। उसके बाद फॉस्फोलिपिड है जो कि 200 से 400 ppm। ये फॉस्फोलिपिड एक तरह का गोंद है। उसके बाद उसमें वैक्स होता है जो 1500 ppm तक है। फिर हाइड्रोकार्बोनिक यौगिक जो कैरोटीन है, जो कि बहुत ही डार्क कलर लेकर आता है। इसके अलावा जो गंध और स्वाद है उसका वो कुछ डिफरेंट तरह का होता है। साथ में इन सब के बाद जो है वो है खाद्य तेल, जिसे हम खाते हैं। तो अब इस जैसा कि आपने देखा कि इसके स्ट्रक्चर में फ्री फैटी एसिड, कैरोटीन, वैक्स एंड एसिडिक नेचर वाले कुछ 2-4 और आइटम उसमें प्लस में एडेड होते हैं जो क्रूड सनफ्लावर है। अब इसको अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कि हम आमतौर पे सोडा कहते हैं, सोडा इसमें मिलाया जाता है। और सोडा के मिलने के बाद ये एक तेल में विद्यमान फैटी एसिड के साथ प्रतिक्रिया करता है और सोप स्टॉक नामक एक बाई प्रोडक्ट बनाता है। ये सोप नहीं है पूरी तरह से, ये सोप स्टॉक है, यानी इसमें एसिड ऑयल मिला हुआ रहता है, जिसको कि हम सोप स्प्लिटिंग प्लांट में अलग करते हैं। तो जिससे कि जो बाई प्रोडक्ट के बाद जो बच जाता है उसे हम सेपरेटर में हटा दिया जाता है। अगर कुछ रह जाए तो उसे हम ब्लीचिंग यूनिट में हटा दिए जाते हैं। यानी इस बात की 100% गारंटी है कि जो कॉस्टिक सोडा हम मिलाते हैं उसको हम 100% बाहर भी कर लेते हैं। रिफाइनिंग के दरमियान ये मिलाया इसलिए जाता है कि जो तेल में इम्प्योरिटीज है, जो फ्री फैटी एसिड है, जो फैटी एसिड है, उसको हम निकाल सके, ना कि हम तेल को दूषित करें। यानी केमिकल मिलाने का पर्पस ऑयल की गुणवत्ता को इम्प्रूव करना है।
अब नेक्स्ट प्रक्रिया है, उसे हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस एक जो है वो साइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये दोनों के तेल में मिला करके कराया जाता है। यह फास्फोलिपिड के साथ प्रतिक्रिया करता है और गम्स बनाती है। बनी हुई गम्स को डीवैक्सिंग क्रिया के द्वारा 0 से 2 ppm तक कम कर दिया जाता है। हालांकि इस क्वांटिटी में जो गम्स हैं या इससे थोड़ी और ज़्यादा क्वांटिटी तक भी ये मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, ये कुछ और बिगाड़ता नहीं है। इसके बाद फिजिकल रिफाइनिंग होती है। फिजिकल रिफाइनिंग का मतलब है कि जस्ट एक कूलिंग प्रोसेस है, जिससे कि हम तेल को ठंडा करते हैं और इससे जो वैक्स है वो क्रिस्टल बन जाता है। तो क्रिस्टल बनाने के बाद हम ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग अर्थ। हाँ, इसके बारे में कई बार ऐसी बातें आती है कि ब्लीचिंग अर्थ या कार्बोनेटेड जो एक्टिव कार्बन है उसको जब हम मिलाते हैं तो उसको फिर हम अलग कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने विशेष रूप से आपको मैं फिल्टर दिखाता हूं कि इस फिल्टर में जो जोड़ा जाता है इसको बहुत ही महीन फिल्टर के साथ सक्रिय कार्बन को या ब्लीचिंग अर्थ को, एक्टिवेटेड कार्बन, उसको हम एमएफ फिल्टर से या डीओ फिल्टर से बिल्कुल 100% इंश्योर करते हैं कि इसका कोई भी पार्टिकल अंदर रहे नहीं। अब ये जो प्रक्रिया है ये 130 से 150 डिग्री तक विभिन्न तापमानों पर किया जाता है। साथ में यहाँ पे याद करने वाली बात है कि जो लोग कहते हैं कि तेल को गर्म करने से खराब हो जाता है, तो यहाँ खराब होने का चांस इसलिए नहीं है कि सनफ्लावर ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट 239 डिग्री है। डियोडराइजेशन, नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसका नाम डियोडराइजेशन है। डियोडराइजेशन हीट एक्सचेंजर प्लेट के माध्यम से तेल को 110 डिग्री तक गर्म करके किया जाता है और फिर नीचे से स्टीम नोजल से तेल को लाइव स्टीम दिया जाता है, जिससे कि तेल का तापमान 200 से 220 डिग्री तक बढ़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज को क्लेम करते हैं कि 200 डिग्री पे डियोडराइज किया जाता है, और डियोडराइजेशन का मतलब यह है कि हम ऑर्डर और टेस्ट को जीरो करते हैं, हम कुछ भी उसमें ऑर्डर या टेस्ट रहने नहीं देते हैं। तो जो ये प्रक्रिया है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाकर करता है इसलिए ये बासी हो जाती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात इसलिए नहीं है कि बासी होने के लिए जो ऑयल को है वो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करना जरूरी है, तभी कोई तेल खराब होता है। लेकिन उससे बचाने के लिए हम ये जो प्रोसेस है डियोडराइजेशन वो हाई वैक्यूम के अंडर किया जाता है। उच्च निर्वात में इसको जब हम करते हैं तो इसमें किसी भी तरह की कोई बासीपन या कोई डेंसिटी आने का कोई चांसेस नहीं है। फाइनल चेक हम ये करते हैं कि अंत में हम रिफाइंड तेल को 5 माइक्रोन पॉलिश फिल्टर से होकर गुजारते हैं, ताकि कोई भी शेष कहीं भी जो इम्प्योरिटीज है वो ना रह पाए और फाइनल टैंक में वो जाने ना पाए। प्रक्रिया के दौरान अशुद्धियों को शुद्ध मतलब कुछ भी ना रहे, इसके लिए हम जो हम माइक्रोन से गुजारते हैं उसका एक डेफिनिट पीरियड पे पीरियोडिक टेस्ट म्युनिसिपैलिटी के द्वारा म्युनिसिपैलिटी के देखरेख में या एक हायर्ड एजेंसी के तरफ से इन चीज़ों को बार बार चेक किया जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिल्टर फटा हो और तेल चला जाए। तो इस तरह के किसी भी चांसेस को यहाँ से हम बिल्कुल जीरो करते हैं। इसके बाद जब ये तेल पैकेजिंग में जाती है तो पैकेजिंग मशीन से पहले यानी फिलर से पहले भी हम 5 माइक्रोन का ही फिल्टर लगाते हैं कि जब ये टैंक में जाए तो इसमें किसी भी तरह का कोई इम्प्योरिटी जाने का चांसेस नहीं है। लेकिन हम बात यहीं खत्म नहीं करते, हम ये आगे भी बाजार में जाने से पहले इस तेल का सैंपल लेकर के म्युनिसिपैलिटी को भेजते हैं, जो वहाँ के लैब से या म्युनिसिपैलिटी अप्रूव्ड लैब से ये चेक कराया जाता है और जितने भी भौतिक और रासायनिक परीक्षण का स्वीकार्य सीमा के अंदर होना चाहिए। जो भी रिजल्ट है वो म्युनिसिपैलिटी का हर कंट्री वाइज एक स्टैंडर्ड है कि कौन सी प्रॉपर्टी कितनी होनी चाहिए। हम सर्टिफिकेट भी आगे दिखाएंगे, तो उस सर्टिफिकेट के हिसाब से जो भी निर्धारित सीमा है उसके अंदर हो तभी हमें म्युनिसिपैलिटी सर्टिफाई करती है, और वो सर्टिफाई होने के बाद हम ट्रक में डिस्पैच होता है, मार्केट की तरफ जाता है। एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि जो भी केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं इसमें ये सभी फूड ग्रेड के ही होते हैं। ये भी नहीं है कि कोई भी केमिकल आ जाता है कहीं से, ये नहीं, वो फूड ग्रेड भी आपस में पहले यानी रिफाइनरी में पहुंचने से पहले
फूड ग्रेड सर्टिफिकेशन लिए हुए होता है, तभी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हमने कंप्लीट एनालिसिस करके बताया कि जो रिफाइंड तेल, खाने वाली तेल है, यह किसी भी तरह से असुरक्षित नहीं है। साथ ही साथ हम आपको एक बात और बता दें कि और अन्य कंट्री में क्या होता है ये हमें नहीं पता सही, लेकिन जो जीसीसी कंट्रीज हैं, यानी मैं 3 कंट्री में काम कर चुका हूं, सऊदी में और ओमान में और यूएई में, इसके साथ जिबूती में भी, कि तो इन चारों देशों में हमने ये पाया कि जरा सा भी अगर कोई वैल्यू प्लस या माइनस होता है, उनके निर्धारित सीमा से ज़्यादा होता है तो वो बिल्कुल पास नहीं करते, कुछ भी कोई सुनता नहीं। और लोगों की एक हैबिट भी है कि वो जाके उधर बात नहीं करते, फिर से ऑयल को हम रिफाइनिंग प्रोसेस में देखते हैं कि कहाँ पे इसको करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ये कभी भी नहीं होता है कि कोई आप ऐसा सोचें कि यार कहीं कोई ज़्यादा पावरफुल आदमी है, कोई जाकर के म्यूनिसिपैलिटी के या लैब वाले को कहा और वो वैल्यू चेंज हो गई। वो इस तरह की कोई भी चेंजेस यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। इसलिए रिफाइंड तेल हम कंक्लूड करते हैं कि रिफाइंड तेल खाने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।